टाइम पर करण जौहर को उनकी आइकॉनिक मूवीज जैसे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना के लिए जाना जाता था, वो करण जौहर आज सिर्फ नेपो किड के गॉडफादर बन के क्यों रह गए? जो धर्मा प्रोडक्शन पहले अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता था, उस धर्मा प्रोडक्शन को अपने 50% शेयर क्यों बेचने पड़े? एक इनसिक्योर बच्चा जिसे अपनी बॉडी एंड अपने लुक से इशू था, वो आज बॉलीवुड का माफिया कैसे बन गया? आज अगर हम करण जौहर की बात करें तो सिर्फ हमें नेपोटिज्म याद आता है। तो क्यों करण जौहर अपनी लेगेसी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं? क्यों उनका डाउनफॉल चल रहा है और क्या सिर्फ नेपोटिज्म ही उनके डाउनफॉल का रीजन है? तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द डाउनफॉल ऑफ करण जौहर। करण जौहर का बर्थ 25 मई 1972 में हुआ था एंड उनके फादर यश जौहर थे जो धर्मा प्रोडक्शन के फाउंडर है। बचपन से इंट्रोवर्ट होने एंड उनकी फेमिनिन पर्सनैलिटी होने की वजह से उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था। इवन निखिल आडवाणी जो कि वेदा एंड वाटला हाउस जैसी मूवी के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने रिवील किया कि बचपन में उन्होंने करण जौहर को बुली किया था। इवन निखिल ही नहीं, पूरी क्लासमेट उनको बुली करते थे उनकी फेमिनिन पर्सनैलिटी के लिए। इवन जब करण जौहर ने अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक्टिंग में वर्क करना चाहा तो उन्हें वहां भी बुली किया गया। धनुष में काम कर रहा था, बच्चा था वो, तो उसमें थोड़ा सा वो वाला जेस्चर आता था लड़कियों वाला, तो मैंने उसको टोक दिया था। देन फिर करण जौहर ने अपने कजन या फ्रेंड बोल लो यश जौहर के साथ दिलवाले दुल्हनिया में वर्क किया, जहां वो शाहरुख से मिले एंड शाहरुख वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने करण को नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया, जज नहीं किया। इवन शाहरुख ने करण को एडवाइस भी दिया मूवी डायरेक्ट करने का एंड शाहरुख एंड काजोल ने करण को प्रॉमिस भी किया कि जब करण अपनी फर्स्ट मूवी बनाएंगे तो वो दोनों उस मूवी में रहेंगे। एंड यहाँ से शुरुआत हुई करण जौहर के डायरेक्टोरियल डेब्यू की। 1998 में करण जौहर ने मूवी बनाई कुछ कुछ होता है, वो इस मूवी के राइटर भी थे। इस मूवी में शाहरुख खान एंड काजोल थे, साथ ही साथ रानी मुखर्जी भी थी। दिस मूवी इज अबाउट love and friendship. The concept was new, the storyline was good, characters की acting, dressing style, even Indian and Western culture का combination, यहाँ तक कि मूवी के सॉन्ग सब कुछ परफेक्ट था। एंड अभी हमें उस मूवी का कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन उस मूवी के सॉन्ग्स अभी भी हमें याद है। ये पगली बिल्कुल ना बदली। इवन जो प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है वाला डायलॉग है ना, वो भी आज सभी को याद होगा। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। एंड इस मूवी का बजट 10 करोड़ था, बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। पहली ही मूवी करण जौहर की आइकॉनिक हो गई। उन्हें जो बचपन से एक वैलिडेशन चाहिए था ना, वो उन्हें मिल गया। देन फिर करण जौहर ने डिसाइड किया सेकंड मूवी बनाने का, विच इज कभी खुशी कभी गम। एंड इससे रिलेटेड ना करण जौहर ने अपने फादर को बोला कि मैं अमिताभ, जया, शाहरुख, काजोल एंड ऋतिक करीना के साथ वर्क करना चाहता हूँ। तो उनके फादर को लगा कि करण 3 अलग अलग मूवी बनाएंगे, बट करण को चाहिए थी 3 जनरेशन एक ही फ्रेम में, एंड उन्होंने वो किया भी। एंड दिस मूवी वाज सुपर हिट। एंड इसी मूवी से जो करीना का पू वाला कैरेक्टर है ना, वो फेमस हुआ था। Not applicable. Oh, never mind. उसके बाद करण जौहर ने 2003 से 2006 तक कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवी डायरेक्ट करी। एंड आई मस्ट से कि करण जौहर राइटर एंड डायरेक्टर काफी कमाल के हैं एंड अपनी इमेजिनेशन को स्क्रीन में कैसे शो करना है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बट 2008 से करण जौहर ने डिफरेंट जॉनरे की मूवी करी, क्योंकि करण का कहना था आपको ऑडियंस की प्रेफरेंस के हिसाब से मूवी बनाना चाहिए, ना कि आपकी पसंद के हिसाब से, जो कि आज वो खुद ही भूल गए हैं। तो उन्होंने दोस्ताना, वेकअप सेट, कुर्बान जैसी मूवी प्रोड्यूस करी। अब ना तो वो मूवी राइटिंग में ज्यादा फोकस कर रहे थे, ना ही डायरेक्शन में। अब उनका फोकस मोस्टली मूवी प्रोड्यूस करने में रहता था। तो जो मूवी करण ने प्रोड्यूस करी वो अच्छी तो थी, बट करण की आइकॉनिक मूवी जैसा वो पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बट 2012 की स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब थे, एंड ये मूवी भी सुपर हिट थी। एंड करण जौहर के जैसी इमेजिनेशन कोई भी डायरेक्टर नहीं कर सकता। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक पूरा ही कॉलेज इमेजिनेशन से बना दिया, जहाँ ना पढ़ाई हो रही थी ना लड़ाई हो रही थी, बट होती है तो सिर्फ एक कॉम्पिटिशन की तैयारी। बट जो भी हो, ऐसा कॉलेज तो सबको चाहिए होता है, राइट? तो इस मूवी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। एंड इस मूवी में करण जौहर ने 2 स्टार किड लॉन्च किए, जो कि थे वरुण एंड आलिया। हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे, बट वो आलिया से ज्यादा करण के फेवरेट थे। अदरवाइज सेपरेट सॉन्ग या मेन हीरो वाला लीड रोल किस आउटसाइडर को मिलता है? एंड फेवर जहाँ सिद्धार्थ को ज्यादा मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ट्रोल आलिया हो रही थी। एंड फिर 2013 से 2016 तक करण जौहर ने काफी सारी मूवी प्रोड्यूस तो करी, बट डायरेक्ट एंड स्क्रिप्ट राइटिंग किसी भी मूवी में नहीं करी। लेकिन जब जब करण जौहर ने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्टर वाला वर्क किया है ना, उनकी मूवी आइकॉनिक ही रही है। जैसे 2016 की ऐदल है मुश्किल मूवी, जिसमें वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब थे, ये मूवी आइकॉनिक बन गई। मूवी में बताया गया था एक तरफा प्यार की ताकत, जिससे हम सभी वन साइडेड लवर रिलेट कर पा रहे थे। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती।
सिर्फ मेरा हक है इसमें। अब इस टाइम पे करण जौहर ना आलिया पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, जैसे उन्होंने आलिया के साथ 7 से 8 मूवी करी एंड काफी सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को आलिया को रिकमेंड भी करते थे। इसकी वजह से आलिया पे मूवी स्टीलिंग के आरोप लगते थे एंड जब भी करण जौहर को नेपोटिज्म के लिए ट्रोल किया जाता था ना, ही वाज लाइक हम तो करेंगे प्रमोट, जो करना है कर लो। अब बात तो सही है, उनका पैसा उनकी चॉइस, बट ऑडियंस की भी फिर चॉइस है कि उन्हें क्या देखना है। ऑल्सो करण जौहर अपने कॉर्पोरेट फेक बुकिंग के लिए भी जाने जाते थे एंड रिसेंटली दिव्या घोषला जो कि टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार की वाइफ है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जिगरा मूवी के दौरान सारे ही थिएटर खाली थे बट मूवी कलेक्शन ज्यादा दिखाया जा रहा था। इवन करण जौहर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें पता है कि मूवी की हाइप कैसे बनानी। ही साइड जो फ्लॉप मूवी होती है ना, वो उसे भी हिट करा सकते हैं या हिट दिखा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि काफी सारी मूवी जिसमें हमें अच्छी खासी अर्निंग दिख रही है, उन मूवी ने उतना प्रॉफिट किया ही ना हो। ऑल्सो करण जौहर का जो आउटसाइडर को लेके बिहेवियर था ना, उनसे भी ऑडियंस हैप्पी नहीं थी। करण जौहर अपने फेवरेट्स को आगे बढ़ाने के लिए आउटसाइडर को बाइकआउट करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते थे। कार्तिक आर्यन, प्रियंका चोपड़ा, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना एंड काफी सारे आउटसाइडर हैं जिन्हें करण ने बाइकआउट किया है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्तिक आर्यन को तो करण जौहर ने बाइकआउट करने का ट्राई किया था, तो फिर अब क्यों करण जौहर उनके साथ मूवी कर रहे हैं? तो देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि कार्तिक आर्यन ने कभी करण जौहर के खिलाफ ओपनली कुछ भी नहीं बोला एंड सेकंड ये कि कार्तिक आर्यन के पास टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार का काफी ज्यादा ह्यूज सपोर्ट है और कार्तिक की काफी सारी मूवी सक्सेसफुल भी रही है, तो ऑब्वियसली कार्तिक के साथ कोई भी डायरेक्टर वर्क करना चाहेगा। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर कल को करण जौहर प्रियंका चोपड़ा के साथ वर्क करते दिखेंगे। तो 2017 के बाद करण जौहर ने मोस्टली मूवी प्रोडक्शन पर ही फोकस किया। उन्होंने सिर्फ 3 मूवी डायरेक्ट करी, जो की थी 2018 की लव स्टोरीज, 2019 की घोस्ट स्टोरी एंड 2023 की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। एंड आलिया के बाद तो करण जौहर ने एक के बाद एक नेपो किड को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर एंड अभी खुशी एंड इब्राहिम। पता तो चली गया होगा ना आप लोगों को खुशी कपूर एंड इब्राहिम की मूवी का, उसमें क्या ओपिनियन है आपका, मुझे कमेंट करके बताना। एंड करण जौहर नेपो किड्स को प्रमोट करने के चक्कर में ना अपना सारा पैसा वेस्ट करते जा रहे थे, बट इन रिटर्न उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जितनी भी मूवी करण जौहर ने नेपो किड के साथ करी है, मोस्टली वो हाई मार्जिन से फ्लॉप रही है एंड सिर्फ आलिया एंड वरुण ही है जिन्होंने करण को प्रॉफिट कराया है। ऑल्सो कॉफी विद करण में करण जौहर की बुलिंग, कंट्रोवर्सी एंड पार्शियलिटी को देखकर भी ऑडियंस उससे काफी अपसेट है। ऊपर से जो सुशांत सिंह का डेथ हुआ था ना, उससे भी ऑडियंस काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि करण जौहर ने कॉफी विद करण में कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे थे सुशांत के खिलाफ। Who would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Are you Ranveer? Kill Sushant? ऑल्सो कॉफी विद करण से याद आया कि एक बार जब कॉफी विद करण में महेश भट्ट आए थे, तो करण जौहर ने एक क्वेश्चन पूछा था, हु वाज द मोस्ट ओवररेटेड डायरेक्टर, तो महेश भट्ट ने संजय लीला भंसाली का नाम लिया एंड जो कि मुझे काफी वियर्ड लगा, क्योंकि एक ओवररेटेड डायरेक्टर को बता रहे हैं कि संजय लीला भंसाली ओवररेटेड है। अब यहाँ मैं करण जौहर एंड संजय लीला भंसाली का कंपेयर करूँ तो भले ही संजय लीला भंसाली एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मूवी बनाते हैं, जैसे रॉयल हिस्ट्री या तवायफ, भले ही वो तवायफ की स्टोरी से ऑब्सेस्ड है, बट उनकी मूवी ना एक रॉयल फील देती है, एक सिनेमैटिक फील देती है। एक बोरिंग स्टोरी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता है एंड आज उनकी मूवी हीरो हीरोइन के नाम से नहीं जानी जाती, सिर्फ संजय लीला भंसाली जी के नाम से जानी जाती है। ऑडियंस को पता है कि संजय लीला भंसाली जी अगर कोई मूवी बनाएंगे ना तो वो इंटरेस्टिंग होगी ही। और सेम अगर करण जौहर की मूवी का नाम आता है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आज कौन सा नेपो किड लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अगर आप डेब्यू करा रहे हो नो इशू, बट प्रॉपर एक्टिंग भी तो करवा लो। आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर है, आपका वर्क है एक्टर से एक्टिंग कराना। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने नेपो किड का डेब्यू करा दिया और छोड़ दिया, नहीं, उनके सक्सेस की वो पूरी गारंटी लेते हैं। अब नेपो किड्स के कंटिन्यूस फेलियर से करण जौहर का लॉस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ऑडियंस का भी लॉस हो रहा है, पेशेंस का। बट सिर्फ नेपो किड्स के कारण ही करण जौहर का डाउनफॉल नहीं हुआ है। करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी के लॉस का मेन रीजन लॉकडाउन भी है। वी ऑल नो लॉकडाउन के टाइम पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि एक्टर, सबका डाउनफॉल हुआ है, सबके पैसे गए। एंड धर्मा प्रोडक्शन तो बहुत बिग प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, रीमेक, स्क्रिप्ट राइट, यहाँ तक कि OTT में भी उनके काफी सारी सीरीज आती है। बट लॉकडाउन में काफी टाइम तक इन सब चीजों का प्रोडक्शन बंद था, इसकी वजह से उनको काफी सारे पैसों का लॉस हुआ, साथ ही साथ थिएटर भी ओपन होने में टाइम लगा। बट जब थिएटर ओपन हुए ना, तो ऑडियंस के पास पैसे नहीं थे मूवी देखने के लिए। सो यस, लॉकडाउन ने भी काफी ज्यादा धर्मा प्रोडक्शन को अफेक्ट किया। ऑल्सो एक और मेन रीजन है धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल, वो है धर्मा प्रोडक्शन का सारी ही फील्ड में घुसना। जैसे उन्होंने साउथ में भी मूवी डिस्ट्रीब्यूशन, रीमेक का वर्क किया है, बॉलीवुड मूवी का भी वो वर्क करते हैं, साथ ही साथ OTT
टीवी का भी वो वर्क करते हैं, पर से कॉफी विद करण एंड नेपो किड्स को भी तो लॉन्च करते हैं, राइट। तो जब आप इतने सारे वर्क एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी बड़ी कंपनी है तो सभी चीजें तो वो करेंगे, आई एग्री, बट जितनी भी चीज करो वो अपने फुल फोकस के साथ करो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी चीज पे अपना 100% दे दो एंड किसी चीज पे 0% भी। अब यहाँ यशराज प्रोडक्शन भी तो है, जो कि करण जौहर के कजन की कंपनी है। वो भी काफी ज्यादा फेमस है, बट वो बहुत कम मूवी प्रोड्यूस करते हैं, बट जितनी भी वो करते हैं ना वो काफी अच्छी होती है और उनका प्रॉफिट भी होता है। ऑल्सो टी सीरीज प्रोडक्शन कंपनी, वो भी अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। जैसे अगर आप ये चार्ट देखोगे तो सबसे पहले आता है टी सीरीज, जो कि 1219 करोड़ के प्रॉफिट में है। सेकंड में यशराज फिल्म आता है जो 151 करोड़ के प्रॉफिट में है, एंड धर्मा प्रोडक्शन सिर्फ 16 करोड़ के प्रॉफिट में है। अब ये रिपोर्ट फुली कंफर्म तो नहीं है, बट ये एस्टिमेटेड। और अगर हम धर्मा प्रोडक्शन की सिर्फ लॉस की बात करें तो 2024 के कंपैरिजन में धर्मा प्रोडक्शन की रेवेन्यू में 50% का लॉस है, जो कि है 512 करोड़, जबकि 2023 में उनका जो प्रॉफिट था वो 1040 करोड़ था। और अगर हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस की बात करें तो वो 83% है। और अगर हम नेट प्रॉफिट डिक्लाइन की बात करें तो 2024 में 59 लाख का एंड वहीं 2023 में 10 करोड़ का था। अब सी ये कंफर्म सोर्सेस नहीं है, बट ये एस्टिमेटेड, एंड मैं ये क्लेम भी नहीं कर रही हूँ कि ये कंफर्म हो सकते, पर मुझे ये ओपन सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इनके लॉस का मेन रीजन है जो बिग बजट मूवी है ना उनका फेल होना, जैसे जिगरा, योद्धा, लाइगर, सेल्फी एक्सेट्रा। और अगर हम इन सब की स्टोरी लाइन की बात करें तो या तो इनकी स्टोरी लाइन कॉपीड है या फिर बहुत ज्यादा सिंपल है, जो ऑडियंस को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। अब जब इतना ज्यादा लॉस हो रहा था ना तो 2024 के एंड में आदर पूनावाला ने डिसाइड किया 50% स्टेक को खरीदने का, बट ये अभी भी 50% करण जौहर के पास ही है। एंड अगर करण जौहर अभी भी चाहे तो वो अपनी पुरानी मूवी जैसा वर्क कर सकते हैं। उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर एंड राइटर, एंड ये ऑडियंस के लिए भी न्यू रहेगा। ऑल्सो अगर कोई मूवी वो प्रोड्यूस भी करते तो उन्हें उस मूवी की स्टोरी लाइन पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बिना स्टोरी लाइन की बैड मूवी प्रोड्यूस करेंगे तो लॉस तो होगा ही। एंड इस चीज से आप सभी एग्री करोगे कि करण जौहर की जो पहले की आइकॉनिक मूवीज है ना वो हम सभी को याद है, बट आज के टाइम की बहुत ही कम मूवी है ना जो हमें याद। अब तो हमें पता ही नहीं चलता कि करण जौहर की मूवी कब आने वाली है या कब जा रही है। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, बट आई थिंक उन्हें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए, स्टोरी लाइन पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ नेपो किड पे फोकस करो तो आई डोंट थिंक फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट। एंड परिणीति के डाउनफॉल में क्या करण जौहर का हाथ है, एंड क्या रीजन है परिणीति के डाउनफॉल का, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।